चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हार्डी संधू नहीं, चल्दी कुड़ी मित्रा दी पैण नहीं, चांदी दी कुड़ी मित्रा दी पैण नहीं, हार्डी शूल्स रूल। हार्डी शूल्स रूल। नाउ गाइस, हार्डी शूल्स रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हार्डी शूल्स रूल सीधी एक बात बोलता है कि अगर आप लोगों को किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करना है, तो उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए इन्होंने रूल दिया है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है ग्रेटर द चार्ज, इन्होंने क्या बोला है? ग्रेटर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, greater will be the coagulating power, greater will be the coagulating power। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोलॉइडल सॉल्यूशन है, किसका? AS2S3 का, आर्सेनियस सल्फाइड का। तो गाइस हम लोग सब जानते हैं आर्सेनियस सल्फाइड लेट्स इमेजिन इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। आपका आर्सेनियस सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सल्फाइड है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है। अब इस नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कोएगुलेट करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये टूट जाए, ये बिखर जाए, ये बर्बाद हो जाए, और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये कोएगुलेट हो जाए, इसके थक्के जम जाए और ये जमीन पर सेट हो जाए। तो गाइस इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हार्डी शूल्स बोलता है इसको करने के लिए आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। क्या डाल दो? इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। ठीक है साहब, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? इट मस्ट बी अपोजिटली चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो हमें पॉजिटिव चार्ज आयंस डालने पड़ेंगे, हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इसके अंदर डालने होंगे। हमें क्या करना होगा? हमें इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस डालने होंगे। ठीक है साहब, पॉजिटिवली चार्ज आयन डालेंगे तो हमारे पास में तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयंस में पोटेशियम हो सकता है, हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कैल्शियम हो सकता है, हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयन में एल्यूमिनियम हो सकता है। अब आप देखो ये तीन प्रकार के कैटायंस हमारे पास में अवेलेबल हैं और तीनों इसको कोएगुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में ये सवाल आ जाए कि इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? हम हार्डी शूल्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। मतलब एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होने की वजह से ये सबसे ज्यादा कोएगुलेशन शो करेगा, फिर कैल्शियम और फिर आपका सोडियम। तो अगर आप लोगों को इनकेस नेगेटिव कोलॉइड इज देयर, अगर आपके पास में नेगेटिव कोलॉइड है तो, लेकिन अगर मान लो आपके पास में इसके मुकाबले अगर AgI हो और AgI पर मान लो सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, मतलब अब आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा हो गया? अभी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास में नेगेटिव आयंस होने चाहिए। तो नेगेटिव आयंस मेरे पास में Cl नेगेटिव है, मेरे पास में SO4 डाई नेगेटिव है, मेरे पास में PO4 ट्राई नेगेटिव है। तो अब सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, या इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन होगा? होगे तो तीनों ही, तीनों इसको कोएगुलेट कर देंगे, तीनों AgI के सॉल्यूशन की वाट लगा देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? PO4 ट्राई नेगेटिव, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, देन SO4 डाई नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव। सो इन केस अगर आपके पास में पॉजिटिव कोलॉइड है, इन केस हमारे पास में पॉजिटिव कोलॉइड्स हैं, तो क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है? तो दिस इज योर हार्डी संधू का और चंदती कुड़ी में तेरा दी पैण वाला रूल। ठीक है हार्डी शूल्स रूल। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो, फिर हार्डी शूल्स रूल को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आती है इज द कोएगुलेटिंग पावर, नहीं क्या टर्म थी? कोएगुलेटिंग वैल्यू। ओके, कोएगुलेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है कोएगुलेटिंग
कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू। नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू? तो इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब होता है, कोएगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। यानी आपको यहां पर ये कौन सी मात्रा में चाहिए? ये आपको मिलीमोल्स में चाहिए। मिलीमोल्स यानी कि 10⁻³ तो अगर आपके पास में इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 1 liter of colloidal solution, 1 liter of colloidal solution in 2 hours, in 2 hours is your coagulating value। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट आपको कितने मिलीमोल्स चाहिए कि वो 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा कोएगुलेट कर दे। इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर अंदर 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को पूरी तरीके से कोएगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स, कितने आदमी थे, वैसे कितने मिलीमोल आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या मिलीमोल्स में उसकी वैल्यू इज योर कोएगुलेटिंग वैल्यू। क्या है बात समझ में आ गई? सो दैट इज योर कोएगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इज द कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब अगर आपके पास में लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे कोएगुलेट किया जाता है? कोएगुलेशन, मैंने वैल्यू गलत लिख दी, कोएगुलेटिंग वैल्यू स्पेलिंग गलत है, सॉरी। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं, तुम लोग बोलते भी नहीं हो कि सर गलत लिख रहे हो, फिर बाद में उससे हे आगे अनपढ़ पढ़ाने। ऐसा मत किया करो यार, पहले बोल दिया करो, फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हो क्यों पढ़ाने आया था जब स्पेलिंग नहीं आती। तो ऐसा मत किया करो, बड़ा दुख होता है भाई, आपकी कसम बहुत तकलीफ होती है, सच में दिल से बुरा लगता है। नाउ लायोफिलिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? कोएगुलेटिंग से लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को कौन बचाता है? भाई आप लोग सब जानते हो, लायोफिलिक सॉल्यूशन एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दिल का रिश्ता है इनका। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन स्टेबल होने का मतलब है कि ये कोएगुलेट नहीं करेंगे। भाई कोई लायोफोबिक कोलॉइड हो जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम को पसंद नहीं कर रहा है, तो उसके कोएगुलेट होके उसके थक्के जम के नीचे बैठने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर लायोफिलिक में तो प्यार करते हैं, यानी डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन फेज को यानी कोलॉइडल पार्टिकल को अपने आयंस फटाफट देगा ताकि उस पर चार्ज आ जाए, और चार्ज जितना बढ़िया आएगा उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज होगा, उतना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, उतना ज्यादा वो स्टरिंग इफेक्ट शो करेगा। तो मजेदार काम हो गया। तो फिर लायोफिलिक कोलॉइड को कोएगुलेट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन उसका कारण समझते हैं कि स्टेबल क्यों होता है। तो कोई भी लायोफिलिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी के 2 कारण, पहले तो उसका चार्ज जो उसको लायोफिलिक सॉल्यूशन में से मिलता है। जैसे मान लो आपके पास में AgI है और AgI को आपने KNO3 में डाल दिया, तब आप मुझे बताओ ना, ये जो AgNO3 नाम का कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा, इसमें बहुत सारे NO3 नाम के आयंस इसको घेर लेंगे क्योंकि ये एक्सेस में है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NO3 कॉमन है, इसलिए ये NO3 इसको जोरदार मात्रा में घेर लेंगे, जोरदार तरीके से इसको घेर लेंगे। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? तो ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब चार्ज दे रहा है। और दूसरा इस सॉल्वेशन। सर ये सॉल्वेशन क्या है? बेटा सॉल्वेशन का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन, सॉल्वेशन इज नथिंग बट द अट्रैक्शन between the
कोलॉइडल पार्टिकल, बिटवीन द कोलॉइडल पार्टिकल एंड आपका सॉल्वेंट, कोलॉइडल पार्टिकल एंड सॉल्वेंट, जिसको आप लोग डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जानते हो। जितना ज्यादा इनका अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा इनके बीच में प्यार होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को अगर मैं चेंज कर दूं, इफ एनी ऑफ द फैक्टर, इफ एनी ऑफ द फैक्टर is disturbed, the लायोफिलिक, फिर लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, किसी की इज्जत नहीं रहती, the लायोफिलिक सॉल्यूशन विल कोएगुलेट, ये क्या कर जाएगा, ये कोएगुलेट कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? पहला, अपोजिटली चार्ज आयन ऐड कर दो, ऐड द अपोजिटली चार्ज आयन, एड द अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन ऐड कर दो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड कर दो, कैटायन ऐड कर दो, खत्म। या तो सॉल्वेंट चेंज कर दो। जैसे मान लो तुम्हारा AgI KNO3 में बड़ा सेटल्ड है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, मैं उसमें अल्कोहल मिला दूं, मैं उसके अंदर ईथर मिला दूं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, सॉल्वेशन बदल जाएगा, अट्रैक्शन बदल जाएगा। तो बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा, इन दोनों में से किसी भी एक कारण की वजह से आपका लायोफिलिक कोलॉइड की भी हम लोग वाट लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एमसीक्यूज आ रहे हैं, बहुत एमसीक्यूज आ रहे हैं, दबा के एमसीक्यूज आ रहे हैं, बता रहा हूं मैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लाल, इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, यानी हम हमारे कोलॉइड्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम हमारे कोलॉइड्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास में लायोफिलिक कोलॉइड है तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लायोफिलिक में ऑलरेडी डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम को प्यार करता है, कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्टेड रहते हैं। तो अगर आप उसमें उंगली ना करो, अगर आप उसमें सॉल्वेंट ना बदलो, अगर आप उसमें अपोजिटली चार्ज पार्टिकल ना मिलाओ, तो वो क्यों टूटेगा? वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपके पास में लायोफोबिक है तो लायोफोबिक में हमेशा खतरा बना रहता है कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम हेटिंग नेचर के हैं, तो कभी किसी कंडीशन में अगर ऐसा हो कि इनके बीच में अट्रैक्शन ना डेवलप हो तो ये टूट सकता है। इसीलिए हम लोग यहां पर एक टर्म लिखेंगे दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक, in order to protect the लायोफोबिक colloids, some amount of लायोफिलिक colloids are added, some amount of लायोफिलिक colloids are added into the solution, hence लायोफिलिक colloids creates a protective layer on the particles of लायोफोबिक colloids and makes it stable। क्या है बात समझ में आई आप लोगों को? भाई मैं कोई बात बताओ, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, ये दोनों हमने मिक्स कर दिया। अब लायोफोबिक कोलॉइड डिस्पर्जन मीडियम को देख के घुर्रा रहा है, डिस्पर्जन मीडियम लायोफोबिक कोलॉइड को देख के घुर्रा रहा है, मतलब दोनों चीजों को नफरत कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने लायोफिलिक कोलॉइड मिला दिया। अब लायोफिलिक कोलॉइड तो डिस्पर्जन मीडियम को प्यार करता है, तो ये क्या करेगा,
लायोफिलिक कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर एक लेयर बना देगा। मतलब ये तुम्हारा लायोफोबिक कोलॉइड है, ये डिस्पर्जन मीडियम में पड़ा है। अब डिस्पर्जन मीडियम से नफरत कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे को अगर रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से अगर नफरत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हम इसके अंदर कुछ मात्रा में लायोफिलिक कोलॉइड डाल देते हैं। तो लायोफिलिक कोलॉइड क्या करता है? लायोफिलिक कोलॉइड, ये लायोफिलिक कोलॉइड के ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये देखो, अब लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर लायोफिलिक कोलॉइड की एक लेयर बन गई। ये फिलिक वाला है, लविंग नेचर। तो अब क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे। बच गया, हो गया प्रोटेक्ट। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो गाइस इसके लिए आपके पास में एक टर्म आती है मार्केट में जिसका नाम होता है गोल्ड नंबर। जिसका नाम क्या होता है? गोल्ड नंबर। नाउ व्हाट डू मीन बाय गोल्ड नंबर? गाइस हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड को यहां पर स्टैंडर्ड मानते हैं। हम लोग यहां पर क्या करते हैं? हम गोल्ड को यहां पर स्टैंडर्ड मानते हैं। तो गाइस गोल्ड नंबर का मतलब होता है अगर आपके पास में 10 ml गोल्ड सोल है, अगर आपके पास में 10 ml गोल्ड सोल है, ठीक है, इफ यू हैव 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, और अगर इस 10 ml गोल्ड सोल के अंदर मैं 1 ml 10% NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दूं, तो फिर ये इस गोल्ड सोल को कोएगुलेट कर देगा। तो फिर ये इस गोल्ड सोल को क्या करेगा? कोएगुलेट कर देगा। इस गोल्ड सोल को तोड़ देगा, इस गोल्ड सोल को ब्रेक कर देगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? आप इस गोल्ड सोल को कोएगुलेट होने से रोकने के लिए कितने अमाउंट में, कितने अमाउंट यानी मिलीग्राम्स में प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलाते हो, प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलाते हो, that is called as gold number. So what is gold number? Gold number is the amount of protective colloid in mg. कौन सी मात्रा में? मिलीग्राम में, ग्राम्स में, किलोग्राम में, हजारों ग्राम नहीं मिलाना है, मिलीग्राम। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, वो वाला एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड एडेड इनटू द 10 ml gold soul so that 1 ml 10% NaCl solution cannot coagulate it। यानी जब आप एक 10 ml गोल्ड सोल के अंदर अगर 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालोगे तो वो कोएगुलेट हो जाएगा। तो इस कोएगुलेशन को रोकने के लिए इस 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कोएगुलेट ना हो, उसे बचाने के लिए आप कितने मिलीग्राम्स प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करते हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, स्टार बनाकर हम सभी लोग एक प्यारा सा पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, स्ट्रॉन्गर द प्रोटेक्टिव कोलॉइड, स्ट्रॉन्गर द प्रोटेक्टिव कोलॉइड। यानी कि जितनी कम मात्रा में आपको प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना पड़े इस 10 ml गोल्ड सोल को इससे कोएगुलेट होने से रोकने के लिए, उतना स्ट्रांग होगा वो, उतना ताकतवर होगा भाई, वही तो बात है। सो गाइस इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग जरा सा इमल्शन देखेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ होगा। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट। इंपॉर्टेंट अपडेट अनअकैडमी प्रोडिजी का। अनअकैडमी प्रोडिजी एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि क्लास 7 से 12 स्टूडेंट्स
इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए है, ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट होने वाला है। टेस्ट 23 एंड 29 जनवरी को एंड 6 एंड 13 फरवरी को होने वाला है। 7th से लेकर ड्रॉपर्स तक के लिए, अगर आप मेडिकल जेई के ड्रॉपर्स है तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अलग अलग टेस्ट की डेट्स वगैरह दे रखी हैं एंड इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। गाइज इसके अंदर विनर्स को मैकबुक एयर, एप्पल के आईफोन्स, एप्पल के आईपैड्स, देन आपका अमेजॉन के वाउचर्स, अमेजॉन का जो एको होता है वो सब आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। सो गाइज देर बिल्कुल ना करें, अभी अनअकैडमी प्रोडिजी में एनरोल करें। आपको इसके लिए कोड यूज करना है ग्रेविटी, GRAVITY, एंड आप लोगों को इसके अंदर ढेर सारी स्कॉलरशिप्स मिलेगी। तो गाइज ये बहुत बढ़िया चांस है, सो ग्रैब इट नाउ। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा और अब हम लोग हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट इज योर इमल्शंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम और आप मिलकर इमल्शंस नाम की स्टडी करें। बेसिकली इमल्शन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं इमल्शन एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही आपके लिक्विड स्टेट के होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब इमल्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इमल्शन एक ऐसा कोलिगेटिव सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। आप ऐसा बोलेंगे, इमल्शन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इमल्शन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच dispersion phase and dispersion medium both are liquid। दोनों के दोनों कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो इमल्शन दो तरीके के होते हैं। पहला OW, यानी कि इसे बोला जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी तेल को जब पानी में मिलाया जाए वो, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। दोनों को हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने O/, यानी इसको बोला जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, और दूसरा होता है WO का मतलब होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब दोनों को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। नाम समझ में आ रहा है, ऑयल इन वाटर, यानी आप लोगों ने ऑयल के पार्टिकल्स को, यहां पर आपको ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है, ऑयल के पार्टिकल्स को कंटिन्यूअस फेस यानी कि डिस्पर्जन मीडियम वाटर के अंदर डाला है, यानी कि वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्जन फेस। लेकिन अगर मैं वाटर इन ऑयल की बात करूं तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये आपके वाटर के पार्टिकल्स है, यहां पर देखो, और इसे डिस्पर्स किया गया है ऑयल के अंदर, यानी यहां पर ऑयल इज बेसिकली द डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर इज बेसिकली द डिस्पर्जन फेस। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी कि ये क्या, ये तेल वाटर के अंदर, ऑयल इन वाटर, तेल इन पानी, और ये क्या है, पानी इन तेल। दोनों का मतलब समझ में आया? नाउ सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, दीज आर बेसिकली नॉन ग्रीसी एंड इजीली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन। देखो, जब पानी बेस होगा, जब वाटर बेस होगा, यानी वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से ये ज्यादा चिकना नहीं होता, ज्यादा ग्रीसी नहीं होता, और इसे अपनी स्किन से बड़े आराम से निकाल लिया जा सकता है। लेकिन आप यहां पर देखो, क्योंकि वाटर कम मात्रा में और ऑयल ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि वाटर, आप यहां पर खुद देखो, वाटर कम मात्रा में और बाकी इसका पूरा जो कंटिन्यूअस फेस है, इसका पूरा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ऑयल है, तो यहां पर ऑयल ज्यादा मात्रा में, तो ये वाटर वॉशेबल तो है ही नहीं, आप इसे पानी से वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर और ऑयल हेटिंग नेचर के होते हैं। लेकिन साथ साथ में ये ग्रीसी भी होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। एग्जाम्पल हम लोग इसका यूज करें, फॉर एग्जाम्पल दीज आर यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि वैनिशिंग क्रीम, यानी कि कूलिंग इफेक्ट देगा। कैसे? देखो,
भाई वाटर है, वाटर जब आपकी स्किन पर लगेगा तो वाटर क्या करेगा, आपकी स्किन से हीट अब्सॉर्ब करके खुद को वेपोराइज करेगा, और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होगा, और ये जो थोड़ा बहुत जो इसके अंदर ऑयल होगा वो आपकी बॉडी को थोड़ा स्मूदन करेगा, वार्निश वैनिशिंग क्रीम वगैरह के तौर पर। लेकिन अगर हम वाटर इन ऑयल की बात करें तो ये भी एक्सटर्नली यूज होते हैं, लेकिन ये प्रिवेंट करते हैं आपके मॉइस्चर के लॉस को फ्रॉम द स्किन, एंड ये कोल्ड क्रीम के तौर पर यूज होता है। जैसे अभी ठंड है, आप देखते हो आपकी स्किन फट जाती है तो आप बहुत सारा कोल्ड क्रीम लगाते हो, तो कोल्ड क्रीम क्या करता है, वो आपकी स्किन को क्या पानी देता है, पानी ले लो पानी, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये बेसिकली क्या करता है, ऑयल यहां पर ज्यादा मात्रा में होने की वजह से आपकी स्किन पर एक परत चढ़ा देता है ग्रीस की, एक ग्रीसी सी लेयर चढ़ा देता है, जो आपके अंदर के स्किन के वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। ठंड में क्या होता है, आपकी स्किन से जो वाटर लॉस होता है, जो मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोल्ड क्रीम। इसीलिए तो आप देखो ये वाटर वॉशेबल भी नहीं होता। जैसे आपने कोल्ड क्रीम लगाया फिर थोड़ा सा पानी मार लिया तो ये इजीली रिमूव नहीं होगा, वो वहीं पर रह जाएगा, फिर आपको इसके लिए कुछ फेस वॉश या सोप वगैरह यूज करना पड़ेगा, तब जाकर फिर ये रिमूव होगा। इट इज प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज ऑल्सो एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी मास्क। समझे, इसको इंटरनल यूज यानी खाने पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं वो ऑयल का जो कड़वा टेस्ट है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज किया जा सकता है। जैसे क्रीम्स वगैरह, क्रीम खा नहीं सकते हो तुम, समझ गए। अच्छा यहां पर आप देखो, क्योंकि ऑयल इन वाटर, यहां वाले कंडीशन में वाटर इन ऑयल, सॉरी वाटर की मात्रा कम है, ऑयल की मात्रा ज्यादा है, तो ये हाई विस्कस होते हैं। तो यहां पर हम एक पांचवा पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट दे आर वेरी हाईली विस्कस, दे आर वेली हाईली विस्कस। और हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इनकी विस्कोसिटी लो होती है, दे आर बेसिकली लो विस्कोसिटी। इनकी विस्कोसिटी कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम, पक्का, ग्रेट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक टर्म और सीखेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफाइंग एजेंट? बेटा इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, इट बेसिकली ये आपके ऑयल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वाटर और ऑयल एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं। तो जब आप ऑयल को वाटर में या वाटर को ऑयल में मिलाओगे, ये दोनों तो एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो फिर ये इमल्शन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इमल्शन, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इमल्शन, अगर आप लोगों को इमल्शन को स्टेबलाइज करना है, यस, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इमल्शन मेरे प्यारे बच्चों, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर एडेड। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर एडेड, आप लोगों को इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करना होता है। तो बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूज्ड टू स्टेबलाइज द इमल्शन, यानी कि ये क्या करते हैं, बेसिकली they form a barrier, they basically form a barrier between the oil or water molecule and makes them stable। समझना मेरी बात को, and makes them stable। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेरी तरह लड़का है, हवाबाज नहीं है, सीधा सिंपल गांव का छोरा है, और एक नॉर्मल कैजुअल सी टी शर्ट पहन के और एक नॉर्मल सी जीन डाल के एक पार्टी में जा रहा है। अब ये पार्टी बहुत हाईली सोफेस्टिकेटेड लोगों की है, कुछ बड़े बड़े टीचर्स की है, जो वहां पर सूट बूट में आते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, ओह हेलो आई टीच केमिस्ट्री, ओह आई टीच बायोलॉजी, जैसे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े, जिनका नाम ए से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, पी से शुरू होता है ना, तो वी से शुरू होता है, तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टीचर्स होते हैं, ये वहां पर सूट बूट में बात कर रहे हैं, हेलो आई एम दिस, आई एम दैट, आई डू स्पीक इन इंग्लिश, ओह आई टीच केमिस्ट्री, ओह आई टीच मैथ्स, ओह आई टीच बायोलॉजी।
और मृत्युंजय सर तुम्हारे कैसे, और भैया क्या हालचाल, कैसे मेरे प्यारे बच्चे, अरे मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो, और खामोश, आ हा हा। तो हम थोड़े अलग टाइप के, हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अब हमको उस पार्टी में बुलाया गया, तो मैं टी शर्ट पहन के वो पार्टी में पहुंचा, तो मेरे को बाहर गार्ड ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम गांव वाले लग रहे हो, तुम एक यूट्यूबर लग रहे हो, तुम सोफिस्टिकेटेड मास्टर नहीं लग रहे हो, बाहर निकलो। तो फिर मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को इन सोफिस्टिकेटेड ओ माय गॉड टीचर्स के साथ के साथ मिक्स होना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सूट वूट डाल लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बढ़िया सूट वूट पहन के, एकदम शानदार वाला सूट वूट पहन के और पैंट वैंट पहन के एकदम स्टाइल में, चश्मा वश्मा लगा के और सर पे सी टोपी वोपी पहन के एकदम शानदार स्मार्ट बन गया, मैं घुस गया पार्टी में। अब मैं पार्टी में घुस गया बस, क्यों, क्योंकि मैंने मेरे ऊपर कपड़े पहन लिए। ठीक उसी प्रकार आपका इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि मान लो आपके पास में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, तो ये ऑयल के ऊपर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। आपके ऑयल के पार्टिकल के ऊपर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा। अब ये लेयर बनाने की वजह से क्या होगा, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व रहेगा, ये वाटर के अंदर स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये लेयर जिस पार्टिकल की होगी, ये लेयर जिस सब्सटेंस की होगी, वो वाटर लविंग नेचर का होगा। तो इसी प्रकार इसे बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे मान लो आप ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करें, मतलब अगर आपके पास में ऑयल है और अगर आप लोग ऑयल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हो, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। जैसे तुम्हारे पास में प्रोटीन होता है, उसके बाद में तुम्हारे पास में सोप्स होते हैं। तो ये जितने भी आपके नेचुरल सब्सटेंसेस है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे प्रोटीन हो गया, सोप्स हो गया, अच्छा गम्स, बहुत सारे गम्स हो गए, ये सब जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी आपके बहुत अच्छे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं फॉर ऑयल इन वाटर। लेकिन अगर वहीं आपके पास में वाटर इन ऑयल आ जाए, यानी अब आप लोग क्या चाहते हैं, अब आप वाटर को ऑयल के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आपके पास में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जितने भी आपके पास में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सब मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी मेरे गुलजारी लालो आप लोगों के लिए कैसा एक्ट करेंगे, ये सब आप लोगों के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे फॉर वाटर इन ऑयल। तो गाइज इसी के साथ आपका ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक पोल किया जाएगा ग्रेविटी सर्कल पर, जिस पर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हो। एंड इसका लाइव सेशन हम लोग रोज ऑल्टरनेट डेज, रोज नहीं ऑल्टरनेट डेज रात को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं यूट्यूब पर और सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसको देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।